हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो हम लोग कृतिका भाग 2 के पहला अध्याय के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जिसका नाम था माता का अंचल। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में कृतिका भाग 2 के दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी को लिखे हैं कमलेश्वर जी। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेखक परिचय के साथ वीडियो को आरंभ करते हैं और चैप्टर डिस्कशन और साथ में इसमें एमसीक्यू प्रश्न भी अंत में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए लेखक का नाम है कमलेश्वर। लेखक का जन्म हुआ था 1932 में मैनपुरी यूपी में। कब हुआ था? 1932 में मैनपुरी यूपी में, और मृत्यु हुआ है इनका 2007 में। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए थे इन्होंने। ठीक है, दूरदर्शन के महानिदेशक के पद पर भी ये कार्य किए। ठीक है, और पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी ये किए थे। ठीक है, जैसे कौन से पत्र पत्रिका था? तो सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, बिहान, गंगा, इंगित और श्रीवर्षा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है, जो कि कितने पाकिस्तान है। ठीक है, तो उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए 2003 में साहित्य अकादमी सम्मान इनको मिला था। ठीक है, इनका उपन्यास का नाम याद रखिएगा, कितने पाकिस्तान, और कितने पाकिस्तान के लिए ही इनको 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो इनको हम लोग प्रमुख रचनाएं इनका देख लेते हैं, जैसे राजा निरंबसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, मांस का दरिया, तलाश, नागमणि और आसक्ति इनके क्या हैं? तो कहानी है। आगे है उपन्यास इनका, तो वही बात, आगामी अतीत, डाक बांग्ला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। कितने पाकिस्तान के लिए इनको 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, तो आप याद रखिएगा। इनका ये द्वारा लिखा गया नाटक है अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम और हिंदुस्तान हमारा। इनके द्वारा पटकथा भी लिखा गया है, जैसे सौतन की बेटी, या लैला, या रंग बिरंगी, या साजन की सहेली, या आंधी। ठीक है, आंधी उपन्यास भी है। चलिए, तो अब हम लोग चैप्टर का एक सारांश देख लेते हैं कि आखिर हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक में क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। देखिए, हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा हम लोग मुहावरा भी देखे हैं कि नाक कट जाना, ठीक है, नाक न रहना, इस प्रकार से। तो नाक जो है ना, वो क्या है? तो इज्जत का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित है, जिनमें कि नाक कटना, ठीक है, या नाक काटना प्रमुख हैं। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है, यानी कि ये जो रचना है जॉर्ज पंचम की नाक, ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करके इसको लिखे हैं। सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट करती है। देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आज़ादी मिल गया है, लेकिन फिर भी जो हमारे हुकूमत में लोग हैं, जो सत्ता में आरूढ़ हैं ना, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनका मानसिकता कैसा है? तो वही गुलामी वाला मानसिकता है। ठीक है, और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। देखिए, यानी कि उन सभी नेताओं के मानसिकता पर चोट किया है, और जो विदेश के जो लोग हैं, ठीक है, विदेशी आकर्षण जो कि बिना वीज़ा वगैरह के आ जाते हैं। ठीक है, 1997 में भी जो एलिजाबेथ आई थी, ठीक है, वो भी बिना वीज़ा के आई थी, तो उन पर क्या है? तो गहरी चोट करती है। अपने कथ्य में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही
व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। मतलब जो वैसी पत्रिका करते हैं जो कि क्या है, तो सत्ता के प्रति झुकाव जिनमें रहता है उन पर क्या है, तो वैसे पत्रिकाओं का विरोध है इसमें। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। चलिए अब हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक कहानी को आरंभ करते हैं। देखिए कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली है। यानी कि मैं अपने पति यानी कि पति के साथ जो हैं वो हिंदुस्तान आने वाली हैं। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। माने वहाँ लंदन में जो छपता था वो यहाँ तक उसका खबर आ रहा है भारत तक। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगे। यानी कि रानी 3 देशों के दौरा करने के लिए आ रही है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। ठीक है। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। माने उनसे पहले जो है उनका सेक्रेटरी और जो जासूस है उनसे पहले यहाँ आ करके और दौरा करने वाले थे। मतलब तूफानी दौरा मतलब उनसे पहले जल्दी जल्दी सब कुछ व्यवस्था वगैरह को देख लेना। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। माने वैसा ज़माना बीत चुका था जिससे कि फ़ौज जो है वो साथ साथ आते हैं। ठीक है। इसलिए फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। मतलब सैनिक वाला फ़ौज नहीं आता था लेकिन फोटोग्राफर जो है उनके पीछे पीछे चलता था। इंग्लैंड के अखबारों की कतर ने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। मतलब पहला दिन इंग्लैंड में अखबार छपता था तो यहाँ पास भी उसका जो कतरने हैं वो भारत के अखबार में दूसरे दिन चिपके नज़र आते थे कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। ये सब न्यूज़ छपता था कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। कितना पाउंड? तो 400 पाउंड। ये सब बीच वाला जो पॉइंट है ना, ये सब प्रश्न में आएगा, MCQ प्रश्न में, तो आप याद रखिएगा। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी है। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई है। मैंने अखबार में सब चीज़ छप गया है, उनके नौकर चाकर सबका जीवनियाँ छप गया है। शाही महल में रहने और पलने वालों कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई है। यानी कि उनके कुत्तों तक भी अखबारों जो है सब छप गया है अखबारों में फ़ोटो। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, यानी देखिए 400 पाउंड के बारे में बताया गया है और 5,000 रुपये के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। क्या कुछ? बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर रहकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। ठीक है। अचानक मतलब बेसाख्ता जो है वो है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, यानी कि व्यंग करते हुए यहाँ पास एक गीत टाइप से लिखे हैं। और देखते ही देखती नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। मैंने महारानी का स्वागत के लिए दिल्ली का जो है वो काया पलट होने लगा, मैंने अच्छा बनने लगा धीरे धीरे। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। मैंने सड़कों का मरम्मत हो गया, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई।
इमारतों ने नाज़ियों की तरह श्रृंगार किया और इमारत जो है ना वो श्रृंगार करने लगे। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक यहाँ दो प्रकार से उपयोग किया गया है। ठीक है, एक विदेशी हुक्मरान का जो पहले का जो औपनिवेशिक काल में मतलब उनको इज्जत दिया जाता था, वैसा इज्जत न दिया जाने को लेकर के, और एक मूर्ति में जो नाक नहीं है उसके बारे में। तो दो प्रकार के नाक का यहाँ जिक्र किया गया है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, नाक के लिए भी आंदोलन हुआ था। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। ठीक है, अब देखिए, जो लोग जॉर्ज पंचम के विरोध में हैं तो वे लोग उसकी नाक हटाने की बात करेंगे। ठीक है, और जो लोग जॉर्ज पंचम के सपोर्ट में हैं वो नाक रहने की बात करेंगे, यानी कि इज्जत देने की बात करेंगे, और विरोध करने वाले लोग इज्जत नहीं देने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हालांकि लोकमान्य तिलक विदेशी हुक्मरानों का जो है ना वो त्याग ही करते थे। ठीक है, जैसे कि जॉर्ज पंचम जब 1911 में आए थे भारत, ठीक है, तब लोकमान्य तिलक जो है ना उनको काले झंडे दिखाए थे। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। और जैसे कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में तो कुछ भी पक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश। यही होता है कि कुछ लोग किसी का विरोध में खड़ा, जैसे विदेशी हुक्मरान आ रहे हैं तो कुछ लोग उनके पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग क्या है, शांत है, खामोश है। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। मतलब भारत में जो है कि आज़ाद देश हो गया है, लेकिन अभी भी गुलामी का मानसिकता है कि अंग्रेज आ रहे हैं और उसके स्वागत में हमारे सब जो है फौज तैयार है। ठीक है, पूरा एकदम हथियारबंद फौज तैयार है। तो वही लेखक बोल रहे हैं व्यंग करते हुए कि क्या मजाल कि कोई नाक तक उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। मतलब जिन जिन नाकों तक हाथ जो पहुंच गया लोगों का, उनको कहाँ रख दिया गया, तो अजायब घरों में बंद करके रख दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरीला युद्ध भी हो रहा था। मतलब इज्जत दें या इज्जत नहीं दे के लेकर के कहीं कहीं भी युद्ध भी हो गया, मारपीट भी हो गया। उसी जमाने की यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गया। ठीक है, अब देखिए, जो इंडिया गेट के सामने वाला जॉर्ज पंचम का जो लाट है उस पर जो नाक था वो का एक का हो गया, गायब हो गया। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। ठीक है, गश्त लगती रही, लाख की नाट चली गई। रानी आए और नाक न हो। ठीक है, एकाएक परेशानी बढ़ गई सबों के बीच में। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, खैर ख्वाहों मतलब भलाई चाहने वालों। ठीक है, और नाजनीनों मने कोमलांगी। नाजनीनों हम लोग पढ़े थे कि नाजनीनों की तरह तैयार होने लगी तो कोमलांगी। अब देखिए, और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। माने मूर्ति पर यदि नाक नहीं है तो हमारी भी इज्जत नहीं रह जाएगी। अब देखिए,
उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हाल में इस नाग का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास चेहरा था वहाँ उन लोग सभी का। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। ठीक है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी। क्या जवाब दिया? नाक लग जाएगी। पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। मैंने वह जो मूर्ति है वो कब बना था और कहाँ बना था। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मतलब एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि कह रहे हैं वो दूसरे से कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। खैर मसला हल हुआ। एक कलर को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, मैंने पुरातत्व विभाग के फाइल खोले गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। और क्लर्क जो है छानबीन करके आया और वो बोला कि सर मेरी खता माफ़ हो, फाइल जो है ना वो सब कुछ हजम कर दिया गया है, मैंने फाइल में ही सब कुछ दब के समाप्त हो गया है। देखिए यही मीटिंग बुलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाग का दारोमदार आप पर है। यानी कि एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि नाक जो है वो लग जानी चाहिए। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। ऐसा मूर्तिकार ने प्रस्ताव दिया। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। ठीक है, कमेटी के सभापति ऐसे बोले, हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। ठीक है, मतलब सभापति ऐसा मान रहे हैं कि अंग्रेज़ों के चापलूसी करने से भारत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। तो ऐसा मूर्तिकार ने सभी कमेटी के लोगों को बताया। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है, ठीक है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है। सभापति बोल रहा है कि हिंदुस्तान में जो है विदेश का सारा चीज़ अपना लिए हैं, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे।
सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है और इजाज़त हो तो, और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब देखिए यहाँ पास इस लाइन में एक व्यंग छिपा हुआ है। मतलब देश के राजनेताओं का भी स्थिति विदेशी औपनिवेशिक काल के शासकों की तरह ही बताया जा रहा है। जैसे वो सब लूटते थे वैसे राजनेता भी लूट रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पास मूर्तिकार के रूप में लेखक बुलवा रहे हैं उससे कि राजनेताओं के जो नाक है वो भी काट दिया जाए। ठीक है, यानी कि राजनेताओं पर से वो उतार करके और जॉर्ज पंचम के नाक पर फिट कर दिया जाए। तो राजनेता का नाक कटा कि नहीं, तो दोनों को यहाँ एक तरह से समान बताया जा रहा है। ठीक है, ये कहानी का पीछे हुआ छुपा व्यंग है इसमें। और बाकी आप ऐसे समझिए कि मूर्तिकार ने क्या कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी है, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। ये आप लोग समझिए। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप ले उसने उसके पास था, मैंने नाप जो था ना वो उसके पास था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दिल्ली से कहाँ गया? बम्बई। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी और कौशजी जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली, मैंने सबकी नाकों का नाप लिया, नापी और सबका नाक नाप लिया और फिर गुजरात की ओर भागा। वहाँ गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्ति को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ फिर चल दिए। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, पर सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब जो है वो बड़ी निकली। यानी कि जॉर्ज पंचम के इज्जत से जो ये सभी जो थे आंदोलनकारी, उनका इज्जत क्या है? बहुत बड़ा है। ठीक है, वो यहाँ पास व्यंग्यात्मक शैली में पीछे बताया गया है। ठीक है, बाकी आप ये समझिएगा कि जॉर्ज पंचम की नाक से सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नाक बड़ा है, ऐसा जिक्र किया गया है। आगे देखिए। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बालकों की मूर्ति स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन सब बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब देखिए, यहाँ भी देखिए बच्चों का नाक भी बड़ा बैठ रहा है। यानी कि भारत के शहीद बच्चों का इज्जत जो है वो जॉर्ज पंचम के इज्जत से कहीं ज़्यादा बताया गया है लेखक के द्वारा। ठीक है,
क्योंकि ये व्यंग्यात्मक रचना है तो व्यंग के रूप में इसमें शब्द में छुपा हुआ रहेगा कुछ ना कुछ व्यंग, याद रखिएगा। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी, मतलब सिर्फ इज्जत नहीं था जॉर्ज पंचम में। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाए तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। ऐसा मूर्तिकार ने अपना मत रखा। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, ठीक है, यानी कि चौंक उठा और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए, ऐसा मूर्तिकार ने बोला। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वाले से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। ठीक है, सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। मतलब नाक तो लग गया लेकिन कोई उद्घाटन का खबर नहीं था। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिवादन नहीं किया गया था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। ठीक है, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूथ के लिए। ठीक है, तो चैप्टर जो है वो इस प्रकार से ख़त्म होता है। अब हम लोग इस चैप्टर संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न सोल्व करेंगे। देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है। ठीक है, जॉर्ज पंचम नाक के लेखक का नाम बताना है। तो अभी जस्ट पढ़े हैं आप सब, तो बताइए कौन है। तो कमलेश्वर, यानी कि कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना उनका पूरा नाम था। दूसरा, रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था क्योंकि रानी को निम्न देशों का भ्रमण करना था। तो कौन कौन देश का भ्रमण करना था? हिंदुस्तान, नेपाल और पाकिस्तान। रानी का सूट बनवाने में कितना खर्च आया था? तो 400 पाउंड आया था खर्च। किसकी जन्मपत्री अखबारों में छाप दी गई थी? ठीक है, तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय की।
किसके कारनामे अखबारों में छापी गई थी? तो प्रिंस फिलिप के। ठीक है। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज कहाँ सुनाई दे रहा था? तो हिंदुस्तान में। देखते ही देखते किस शहर का काया पलट होने लगती है? तो किस शहर का काया पलट होने लगती है? नई दिल्ली का। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, पर क्या बड़ी मुसीबत थी? तो जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी, ये बड़ी मुसीबत थी। मूर्तिकार ने दूसरी बार सुझाव के रूप में क्या कहा था? दूसरी बार जब वो सुझाव दे रहा था तब वो क्या कह रहा था मूर्तिकार? वो बोले, पहली बार तो बोला कि मैं पहाड़, जितना पहाड़ सबको घूम करके नाक का नाप लेके आ जाऊंगा। दूसरी बार बोला था कि अपने नेताओं की मूर्तियों की नाक के बारे में, यानी कि सबकी नाक को मैं टटोलूंगा। सभी नेताओं की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से कैसी थी? तो बड़ी थी, याद रखिएगा। इज्जत कैसा था? बड़ा था। बिहार से क्रिएट के बच्चों के सभी शहीद बच्चों की मूर्ति लगी थी। वे सब कब शहीद हुए थे? तो 1942 में शहीद हुए थे। रानी एलिजाबेथ जब भारत आने वाली थी तब देश का जनसंख्या कितना बताया गया है? ठीक है। तब देश का जो जनसंख्या है ना दोस्तों, वो 40 करोड़ बताया गया है। कितने पाकिस्तान के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? ठीक है, तो दिया गया था 2003 में। कौन सा उपन्यास कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है? कौन सा उपन्यास कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है? डाक बांग्ला, काली आंधी, वही बात एवं आगामी अतीत, कितने पाकिस्तान, ये सभी। कमलेश्वर ने दूरदर्शन में किस पद पर कार्य किया था? ठीक है, तो कमलेश्वर ने दूरदर्शन में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य किए थे। हिंदी फिल्म सारा, आकाश, सौतन की बेटी और अमानुष, लैला, मौसम, मिस्टर नटवरलाल, द बर्मिंघम ट्रेन, राम बलराम तथा दूरदर्शन में के चर्चित धारावाहिक चंद्रकांता, युग, बेताल, पचीसी, आकाशगंगा, रेत पर लिखे नाम आदि का लेखन कार्य किसने किया था? तो याद रखिएगा, ये सब कमलेश्वर जी पटकथाएं लिखे थे। मूर्तिकार भारतीय नेताओं के नाक की नाप हेतु कौन कौन शहर गए थे? तो याद रखिएगा, दिल्ली से बम्बई, बम्बई से गुजरात, गुजरात से बंगाल, बंगाल से बिहार, बिहार से यूपी, यूपी से मैसूर, मैसूर से मद्रास, मद्रास से केरल, केरल से पंजाब, पंजाब से दिल्ली वापस फिर से, यानी कि ये सभी। मूर्तिकार ने क्या क्या उपाय बताया? ठीक है, मूर्तिकार ने क्या क्या उपाय बताया? तो सबसे पहला बोला कि मैं हर पहाड़ पर जाऊंगा। दूसरा में बोला कि भारतीय नेताओं की मूर्ति की जो नाक है उसको नाप लेने के लिए। तीसरा में बताया कि बिहार से क्रिएट के सामने शहीद बच्चों की मूर्ति के नाक की नाप तथा 40, अंत में बताया था कि 40 करोड़ जिंदा नाक में से कोई एक नाक लगाने का उपाय। तो याद रखिएगा ये सभी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।